हाँ तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज की जो अपनी क्लास है क्लास 11th, जिसमें आपको टक्कर, हमारी लास्ट वीडियो, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आपने देखा था टक्कर क्या होती है। टक्कर को संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यह कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने आपको ये भी बताया दोनों प्रकार की टक्कर में आप किन किन नियमों का पालन करेंगे। हमने बताया न्यूटन के प्रत्यावस्थान गुणांक, जिसको टक्कर का नियम भी कहते हैं, जिसमें E बराबर आपको प्राप्त हुआ था V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2। साइन आता है माइनस का। मैं माइनस का साइन अलग से इसलिए बोल देता हूं आपको कि यदि आपने मान लीजिए, क्योंकि याद रखने का तरीका है V1 माइनस V2 बटे U1 माइनस U2, दोनों तरफ 1 1 पहले आ रहा है। यदि आपने दोनों में से किसी एक को 2 माइनस 1 कर दिया तो माइनस चिन्ह स्वतः ही हट जाएगा आपके पास। दोनों में से किसी एक को, या तो अंश में से या फिर हर में से। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखने का तरीका V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2 से रखो और माइनस चिन्ह लगा के रखिए आप, ठीक है ना। तो आपको क्या प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज की, वरना फॉर्मूला काफी प्रॉब्लमेटिक आपके पास बन जाएगा प्रत्यावस्थान गुणांक के रूप में। हमने हमारी इस वीडियो में आपको पहले भी बताया था प्रत्यावस्थान गुणांक के रूप में कि E का जो मान होता है वह 0 और 1 के मध्य होता है। यदि आपके पास E बराबर 0 बनता है तो टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होगी, और यदि E का मान 1 से कम बनता है तो आपके पास टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। और यदि आपके पास E का जो मान है वो 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा बनता है तो ऐसी परिस्थिति में आंशिक अप्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल आपको प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे हमारे पास है प्रत्यास्थ टक्कर। उस प्रत्यास्थ टक्कर को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अंत तक बने रहिए और अधिक से अधिक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक अपना है प्रत्यास्थ टक्कर, जिसको हम सीधी टक्कर के रूप में भी कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यास्थ टक्कर, जिसको टॉपिक के रूप में आप कह सकते हैं दो कणों की सीधी टक्कर। दो कणों की सीधी टक्कर, आप इसको आज रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। दो कणों की सीधी टक्कर से क्या तात्पर्य है? देखिए स्टूडेंट्स, दो कण जो है ना वो आपस में, मतलब यूं नहीं कि अलग अलग दिशा से आते हैं, वो कण एक ही अक्ष के अनुदिश आते हुए आपस में टकराते हैं। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चलता हुआ हमारे जस्ट आगे वाले व्यक्ति से हम टकरा गए, ठीक है ना, ये सीधी टक्कर है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिशा से आ रहा है और कोई व्यक्ति इस दिशा से आ रहा है और दोनों टक्कर करते हैं तो ये सीधी टक्कर नहीं होती है, ये टक्कर सीधी टक्कर नहीं कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम ये कहते हैं, एक चित्र बनाते हैं। हमने कहा यह हमारे पास है एक कण जिसका द्रव्यमान हमने कहा m1, इस कण का प्रारंभिक वेग है u1। ये कण अपने पास है m2, जिसका प्रारंभिक वेग है अपने पास u2। ये घटना स्टूडेंट जो चित्र मैंने बनाया है आपको टक्कर से पूर्व का बनाया है, टक्कर से पूर्व, ठीक है ना। टक्कर से पूर्व की घटना है आपको पास है कि जब कण m1 m2 कण से प्रारंभिक वेग u1 से टक्कर करता है। अब ध्यान दो, यहां u1 का वेग आपको u2 से अधिक रखना होगा, तब जाके ही टक्कर संभव है, ठीक है ना। यहां आप नोट रखें, यहां कंडीशन हो गई आपके पास कि u1 ग्रेटर देन u2 है साहब, वरना आपने u1 को लेस कर दिया तो टक्कर संभावना ही नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति जो आपके पीछे आ रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है तो आप कैसे टकराएगा? आपको, यदि वो पीछे वाला व्यक्ति आपसे टक्कर करना चाहता है तो उसका वेग आपके वेग से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ही टक्कर संभव होगी, ठीक है। चलिए अब ये टक्कर करते हैं और टक्कर के बाद इनके वेग इस प्रकार से हो जाएंगे। ये है m1, माना इसका वेग हो जाता है v1 और इसका वेग आपके पास है m2, ठीक है, इसका वेग हो जाता है v2। ये घटना आपके पास बनती है टक्कर
के पश्चात। ठीक है, ये घटना आपके पास है टक्कर के पश्चात की। चलिए अब हम, जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रत्यास्थ टक्कर वे टक्कर होती है जिसमें टक्कर के पश्चात और टक्कर के पूर्व, ठीक है, वस्तु का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। तो हम यहां पर संवेग संरक्षण का नियम और गतिज ऊर्जा दोनों के नियमों का यहां पर पालन करवाएंगे। तो हमने सबसे पहले तो कहा संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से आपके पास क्या बनेगा, के नियम से। आप जानते हैं, हमने बताया था आपको, टक्कर से पूर्व कुल संवेग, टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर होगा किसके, टक्कर के पश्चात कुल संवेग, के पश्चात कुल संवेग। ठीक है, टक्कर के पूर्व कुल संवेग आपके पास बनता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कोई समस्या। चलिए नियम हमने लागू कर दिया स्टूडेंट्स इसमें, लेकिन हम ये चाहते हैं इसको थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, क्योंकि आगे हमारे को करना क्या है, हम चाहते क्या है यहां पर, हम ये चाहते हैं कि टक्कर के बाद इनके वेग क्या होगी वो निकालना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सवाल ये बनता है कि प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं। ठीक है, संरक्षण नियमों का इसमें किस प्रकार से पालन होता है वो आपने पढ़ लिया। प्रत्यास्थ टक्कर की परिभाषा के रूप में हमने बताया था, वे टक्कर जिसमें टक्कर के पश्चात और टक्कर के पूर्व वस्तु का संवेग और ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। हमारा इस सवाल में एक एडिशनल क्वेश्चन ऐड हो रहा है कि टक्कर के बाद कणों के वेग कितना होगा, कणों का वेग कितना होगा, मतलब कि v1 और v2 का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। हम एक काम करते हैं, 1 वाली राशियों को एक साइड लेते हैं और 2 वाली राशियों को एक साइड लेते हैं। मैंने इसका पक्षांतर करके इधर लेकर गया और इसका पक्षांतर करके हम इधर लाते हैं, तो हमारे पास बनता है, किसी को भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 को एक साइड और 2 को एक साइड कर दो आप, तो आपके पास बनता है m2। इसको इधर ला रहे हो, m2 कॉमन मिलेगा, तो हमने थोड़ा स्टेप को डायरेक्ट लिख दिया, u2 माइनस v2 अपने पास बन जाएगा। ठीक है, बराबर, ये इधर आया था इसलिए माइनस साइन आया आपके पास। अब इसको इधर ले जाते हो आप, वही बात, m1 कॉमन ले लिया, v1 माइनस u1 बन जाएगा। इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए ये तो आपने स्टूडेंट्स निकाला था संवेग संरक्षण के नियम से। अब हम निकालते हैं गतिज ऊर्जा या ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से आपको क्या बनेगा, वही बात, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा, टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है गति का, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, वही बात जैसा कि अपन ने यहां किया था ऐसा यहां कर लेते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, इसी रूप में बनाते हैं स्टूडेंट्स अपन, है ना। इसको इधर लाते हैं पहले, तो अपने पास 1/2 m2 कॉमन मिलता है, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये इधर आया इसलिए माइनस का बना। अब ये इधर जा रहा है तो आपके पास कितना होगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सोल्व करते हो, 1/2 कैंसिल हो सकता है आपके पास, तो आपके पास वैल्यू बनती है m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर होगा m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। समीकरण नंबर बनती है 2 नंबर। ठीक है, देखो ध्यान रखना, संवेग संरक्षण का नियम तो ये था आपका
गतिज ऊर्जा संरक्षण का या ऊर्जा संरक्षण का नियम ये था, लेकिन हमने जैसे कहा आपको हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि टक्कर के पश्चात कणों का अंतिम वेग क्या होगा उसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ाते हैं इस स्टेप को। हमने ये कहा समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से हमने 2 में 1 का भाग दिया, 2 में 1 का। ध्यान देना, कुछ स्टेप्स को डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी आपके पास, है ना। ये फॉर्मूला बनता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जिसका सॉल्यूशन आप जानते हो। मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमने 2 में 1 का भाग दिया, इसको इस तरह से लिखा हमने, देखो m2 u2 माइनस v2 और एक बार प्लस का u2 प्लस v2 बटे 1 का भाग दे रहे हैं इसमें हम, 1 का भाग ये वाला m2 u2 माइनस v2 बराबर, ऐसे ही इसके लिए m1 एक बार माइनस और एक बार प्लस बटे m1 यहां हो जाएगा आपके पास, भाग दोगे v1 माइनस u1। एक बार वो देखिए, ये तो m2 ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको आपने एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा। ठीक है, इसमें आपने भाग दिया m2 u2 माइनस v2 बराबर, ऐसे ही m1 यहां आपके पास बनता है v1 माइनस u1 और v1 प्लस u1 बटे में ये संख्या। देखिए आपके पास ये दोनों आपस में कट जाते हैं, तो केवल वैल्यू शेष रहती है आपके पास कितना, u2 प्लस v2 बराबर, इधर बचेगा आपके पास v1 प्लस u1। ठीक है, ये हम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमें प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन नंबर 3 की मदद से हम अंतिम वेग को प्राप्त करेंगे। किसको, अंतिम वेग को हम यहां पर प्राप्त करेंगे। अब अंतिम वेग कैसे प्राप्त होगा, आप पहले इसको जल्दी से लिखिए, फिर मुझे बोर्ड को मिटाना होगा। हम आगे वेग v1 और v2 का मान ज्ञात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक आपने इक्वेशन नंबर 3 तक आपने प्राप्त कर लिया। अब हम वेग v1 और v2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट ध्यान देना कि मुझे वेग v1 और v2 का मान निकालने के लिए पूरी टोटल मैथमेटिक्स का यूज करना है। अपनी इस वीडियो को काफी इजी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, एक एक स्टेप को हम लिखते हुए चल रहे हैं। जो सी इक्वेशन मुझे नीड नहीं है उसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 की क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने इसको यहां से मिटा दिया इसको, और इक्वेशन नंबर 3 की अपने को जरूरत रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन नंबर 3 को भी हम क्या करते हैं, एक साइड लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को भी हम एक साइड लिख लेते हैं ताकि अपना बोर्ड पूरी तरह से वर्क कर सकेगा। यहां तक हमने इसको लिख दिया u2 प्लस v2 बराबर v1 प्लस u1। ये आपके पास थी नंबर 3 समीकरण, जो मैंने यहां लिखी थी उसको मैंने यहां एक साइड लिख दिया है। ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 काम करते हैं यहां पे। या तो आप एक काम कर सकते हो कि इन सभी पदों को एक साइड ले लो आप। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहां पर अपना वर्क यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां तक तो आप सब लिख चुके थे। अब नया वर्क आपका यहां से स्टार्ट होता है। मैंने कहा पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं सभी पदों को एक साइड ले रहा हूं, इनको इधर लेके आया, मतलब कि m1 v1 माइनस m1 u1 मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो माइनस m2 u2 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m2 v2 बराबर कितना, 0। इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 4। बात समझ आई? क्या किया देखो सुनो, हमने केवल m1 का गुणा किया v1 से, माइनस m1 u1
इसको इधर लेकर गए तो m2 का गुणा u2 से करोगे तो माइनस के m2 u2। जब इधर लेकर गए थे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, आपके पास जाएगा प्लस के m2 v2 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर 4। अब देखिए मैं यहां समीकरण 3 की मदद लूंगा, ठीक है ना। समीकरण 3 की मदद लूंगा और v1 और v2 का मान निकालूंगा। तो पहले जैसे v1 का मान निकालना चाहते हो तो इनमें से v2 को हटाना पड़ेगा, और v2 को हटाने के लिए आप इस समीकरण नंबर 3 में जो v2 का गुणांक है उस गुणांक को इस गुणांक के बराबर बनाइए। जैसे यहां गुणांक कितना है m2, तो आप क्या करिए समीकरण 3 को m2 से गुणा कीजिए। पहले तो हमने कहा समीकरण 3 को m2 से गुणा किया, क्या बनेगा देखो, सभी इधर लेके आते हैं अपन, तो अपने पास बनता है कंडीशन के रूप में m2 u2 प्लस m2 v2, इधर लेके आ रहे हो माइनस के m2 v1 माइनस के m2 u1 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा इसी रूप में लिखते हैं अपन, ताकि दोनों को ऐड या घटाने पे अपने को सुविधा हो जाएगी। हमने इसको पहले इधर v1 का पद आ रहा है तो हमने v1 का पद पहले लिख दिया, इसमें ये v1 का पद है, इसको हमने लिख दिया माइनस के m2 v1। अब यहाँ u1 का पद है तो इसमें u1 का पद ये है तो अपन ने लिख दिया माइनस के m2 u1, ठीक है। अब इधर u2 का पद है तो u2 ये रहा प्लस के m2 u2 और प्लस के m2 v2, इसको हमने 0 के बराबर दिया, समीकरण नंबर 5, ठीक है। चलिए हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है v1 का। तो देखो हमने क्या कहा, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5 से 4 में से 5 को घटा रहे हो आप, तो ये तो 4 लिखी आपने m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v2 बराबर 0, और ये होती है आपके पास माइनस के m2 v1 माइनस के m2 u1 प्लस के m2 u2 प्लस के m2 v2 बराबर 0। आप जानते हो आप घटा रहे हो तो अपन जानते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस की जगह प्लस, ये माइनस और ये माइनस, दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, v1 कॉमन मिल रहा है, हमने लिख दिया m1 प्लस m2, ओके। चलिए यहां आपके पास कॉमन मिलता है u1, तो हमने लिख दिया माइनस के u1 लिख दिया हमने इसको। अब माइनस लिखा ना आपने तो यहां तो m1 आ जाएगा, लेकिन यहां प्लस है, आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह ले दिया, इसलिए माइनस के m2 आपके पास बनेगा। यहां आपके पास क्या बनता है m2 u2 और माइनस के m2 u2, तो हमने लिख दिया माइनस 2m2 u2 बराबर कितना 0। यदि प्लस का साइन होता ना तो कटती संख्या। चलिए अपने को मान निकालना है किसका, v1 का, तो अपने पास क्या बनेगा देखो ध्यान दीजिएगा, v1 m1 प्लस m2 बराबर होगा, इनको बराबर को ले जाओ तो आपके पास बनेगा, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं 2m2 u2, माइनस का ना बराबर के अंदर गया तो चिन्ह बदल जाएगा, ऐसे ही यह भी प्लस u1 m1 माइनस m2, ठीक है। आपको निकालना मान किसका है v1 का, तो इसलिए आपके पास बनेगा v1 बराबर होगा, v1 बराबर आपके पास बनेगा 2m2 u2 बटे m1 प्लस m2 प्लस u1 m1 माइनस m2 और बटे m1 प्लस m2। ये आपके पास आता है वेग, कौन सा वेग है, अंतिम वेग है। टक्कर के पश्चात दूसरे कण का अंतिम वेग आपको प्राप्त हुआ है। अब हम इसी प्रकार से दूसरे कण का अंतिम वेग भी हम ज्ञात करेंगे। ये तो आपको ज्ञात हुआ पहले कण का अंतिम वेग, प्रथम कण का अंतिम वेग आपने प्राप्त किया जब कण सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। अब आप ज्ञात करोगे क्या, इसी प्रकार से हम वेग v2 को ज्ञात करेंगे। यूज इसी तरह का फॉर्मेट अपन यूज में लेंगे।
पहले आप इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने वेग निकाला, जैसा कि मैंने आपको बोला, अभी दोबारा फिर बोलता हूं। प्रथम कण का अंतिम वेग आपको प्राप्त हुआ, इस फॉर्मूले को मैंने यहां एक साइड लिख दिया है, ठीक है। अब हम दूसरे कण का अंतिम वेग ज्ञात करेंगे, तो मैं दोबारा से इस समीकरण 3 का उपयोग करूंगा। आपने यहां m2 से इसको मल्टीप्लाई किया, अब m2 की जगह हम m1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं से निकालते हुए हम इस डेरिवेशन को और आगे बढ़ाएंगे। डेरिवेशन काफी बड़ी हो रही है स्टूडेंट्स आपके पास और काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक्चुअल रूप में आप इसको शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन जैसा कि अपनी फिजिक्स क्लासेस में बायो और मैथ दोनों क्लासों के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस डेरिवेशन को काफी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं रहे। चलिए अपन लेते हैं समीकरण 3 को। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था m2 से, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको m1 से, ठीक है ना। हमने m1 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो m1 u2 प्लस m2 v2, पक्षांतर भी कर लेते हैं साथ के साथ। m1 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर 0, ठीक है। इसको हम इसी रूप में जमा लेते हैं, जैसे v1 है, v1 ये रहा आपका, तो पहले माइनस के m1 v1, फिर u1 रहा, ये रहा माइनस के m1 u1, फिर u2 ये रहा प्लस के m1 u2, और ये रहा अंत में प्लस के m1 v2 बराबर 0, समीकरण नंबर 7 नंबर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यह आपको वैल्यू निकालनी है m2 v2 की, तो v1 दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इसके पास तो प्लस का चिन्ह है, इसके पास माइनस का, तो ऐड करने से कट जाएगा, यहां घटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। तो आप लिख दें समीकरण 4 प्लस 7 से आपको क्या बनेगा, देखो ये तो लिखा आपने m1 v1 माइनस के m1 u1 माइनस के m2 u2 प्लस के m2 v2 बराबर 0, ये तो 4 है, और ये 7 माइनस के m1 v1 माइनस के m1 u1 प्लस के m1 u2 प्लस के m1 v2 बराबर 0। ऐड करते हो आप, ये राशि कट जाएगी, ये दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन माइनस में 2m1 u1 आपके पास बनेगा। यहां से आपने प्लस के u2 कॉमन लिया, चलिए माइनस का ले लीजिए, ऊपर माइनस आ रहा है ना, इसलिए माइनस u2 लेते हैं, लेकिन आप लिखोगे m2 और ये प्लस की जगह आपके पास बन जाता है माइनस m1, और यहां आपके पास बनेगा प्लस के v2 और m1 प्लस m2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करिए, इन दोनों को पक्षांतर करके बराबर के साइड ले जाइए, तो v2 आपके पास बनेगा m1 प्लस m2 बराबर होगा, अदर साइड ले गए तो माइनस के 2, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1, ओके। तो v2 बराबर आपको बनेगा 2m1 u1 बटे m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 माइनस m1, और बटे आपके पास हो जाता है m1 प्लस m2। ये आपके पास बनता है अंतिम वेग दूसरे कण का, जिसको हमने समीकरण नंबर 8 दे दिया, ठीक। इस समीकरण नंबर 8 को मैं एक साइड देता हूं, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ विशेष स्थितियां दूंगा, जो काफी एक इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में लेता है और अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक बना देता है। इस तरह से प्लस u2 और m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2, ये आपके पास समीकरण नंबर 8 जो आपने प्राप्त की थी, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स अपने पास यहां दोनों कणों के टक्कर के बाद अंतिम वेग हमने ज्ञात कर लिए, जो कि v1 और v2 के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट्स हम इससे रिलेटेड इसकी विशेष स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने वेग ज्ञात कर लिए। अब मैं आपको यहां पर विशेष स्थितियां लेता हूं, ध्यान देना। विशेष स्थितियों में अपने पास कंडीशन क्या क्या है। मैंने जो वेग अपने को प्राप्त हुए
उसको मैंने एक साइड लिख दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है आपके पास। यदि अपन ये कहें, यदि कंडीशन आपके पास क्या है, m1 बराबर m2 बराबर m, अर्थात कण का द्रव्यमान समान हो तो, द्रव्यमान समान हो तो क्या बनेगा आपको, अपन लेते हैं सबसे पहले वेग v1 का मान निकालते हैं। समीकरण 6 में m1 बराबर m2 रखते हैं तो आपके पास बनेगा v1 बराबर होगा, देखो 2 m2 की जगह m रखा u2 बटे 2m हो जाएगा, प्लस यहां क्योंकि m माइनस m 0 तो ये पूरा भाग आपका 0 बन जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपने पास हो जाएगा v1 बराबर होगा 2m से 2m कट जाएगा, ये हो जाएगा u2। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 8 से क्या बनेगा आपके पास, v2 बराबर होगा 2m u1 बटे m प्लस m मतलब कि 2m, और ये भी 0 बन जाता है और अपने पास बनता है v2 बराबर u1। देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, v1 जो प्रथम कण का प्रारंभ अंतिम वेग होता है, वह कण दूसरे कण के प्रारंभिक वेग से, और इसी प्रकार दूसरे कण का अंतिम वेग प्रथम कण के प्रारंभिक वेग से गतिमान होता है। तो इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि यदि दोनों कणों के द्रव्यमान समान है और सीधे प्रत्याश टक्कर करते हैं तो उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। ये विशेष मार्क क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी बन जाता है आपके पास ये। ठीक है, मैं नोट के रूप में लिखता हूं, अर्थात जब समान द्रव्यमान वाले कण सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, तो टक्कर के पश्चात उनके वेग आपस में बदल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका ये केस नंबर 1 पूरा होता है। अब हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। यदि मैं कहता हूं, यदि हमने ये कहा u2 बराबर 0, अर्थात ये कंडीशन क्या बन रही है, दूसरा कण विराम अवस्था में हो तो, दूसरा कण विराम अवस्था में हो तो क्या होगा, चलो देखते हैं, देखें क्या बनता है आपके पास। सबसे पहले आते हैं समीकरण 6 पर। समीकरण 6 से क्या बनेगा, आप समीकरण 6 में u2 बराबर 0 रखिए तो v1 बराबर होगा, कंडीशन वही लेते हैं स्टूडेंट्स अपन, ये m1 बराबर m2 बराबर m है अपने पास, है ना। तो v1 हो जाएगा आपके पास u2 बराबर 0, तो ये पद 0 बन जाता है, प्लस ये ऑलरेडी 0 बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, v1 बराबर 0। मतलब टक्कर जब होगी ना, तो जब पहला कण तो गतिमान है और दूसरे कण से जो विराम अवस्था में टक्कर करता है, तो पहला कण जो पहले गतिमान था, टक्कर के बाद वो क्या करेगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 8 से लिखते हैं हम, समीकरण 8 से हमने कहा v2 बराबर क्या होगा, देखो 2m, तो 2m आपके पास होता है u1 बटे 2m, ये वैल्यू 0 बन जाएगी, आपके पास बनेगा v2 बराबर होगा 2m कट जाएगा, केवल u1। अब देखो क्या घटना बनी, यहां घटना ये बनी, जो कण विराम अवस्था में था वो प्रारंभिक वेग u1 से गतिमान होगा, और जो कण स्थिर था वो कण गतिमान हो जाएगा। तो अपन इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, जो कण स्थिर होता है वह गतिमान, और जो गतिमान होता है वो स्थिर हो जाता है। अर्थात अपन लिख देते हैं यहां पे, अर्थात इस टक्कर में जो कण प्रारंभ में
प्रारंभ में स्थिर रहता है वह कण टक्कर के पश्चात गतिमान होगा, जबकि गतिमान कण स्थिर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया होगा आज की जो वीडियो अपनी है, इसको आप पूरा अवश्य देखिए। पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अपनी फेयर कॉपी में अधिक से अधिक बार लिखकर याद करिए, क्योंकि जनरल कहा जाता है कि आपके पास इस टक्कर से संबंधित एक सवाल आपका एग्जाम में होगा। नीट IIT लेवल में आपके पास 12 की तुलना में 11 के क्वेश्चन टिपिकल लैंग्वेज के ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपका ज्यादातर फोकस 12 पर बन जाता है, 11 से आपका फोकस हट जाता है। यदि आप अभी 11 को थोड़ा टारगेट कर लें तो आपके पास नीट IIT एग्जाम को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।